हमने स्टार्ट की है। सबसे पहले देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है द बेसिक यूनिट इन्वॉल्व इन मैथमेटिकल रीजनिंग इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सबसे पहले आप जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक टर्म बार बार यूज होगा, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट कोई इंग्लिश का स्टेटमेंट नहीं है जिसको आप कोई इंग्लिश का स्टेटमेंट समझ बैठेंगे। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सभी के लिए हर लेवल पर या तो ट्रू हो या तो फॉल्स। अगर हम इसको ट्रू कह रहे हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, तो यही मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है सारे बच्चे ट्रू कहेंगे तो ही काम चलेगा। ऐसा ना हो हमारे लिए ट्रू हो और तुम्हारे लिए फॉल्स हो। अगर ऐसा है तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कह रहा है। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैथमेटिकल रीजनिंग में सबसे बड़ी तकलीफ जो होती है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट के साथ। तो बच्चों मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो हर लेवल पे, यानी कि वो पर्सन टू पर्सन उसका आंसर डिफर नहीं करना चाहिए। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का जो पर्सन टू पर्सन आंसर होता है वो सेम होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का जो आंसर होगा पर्सन टू पर्सन वो सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसलिए दूसरी लाइन में आप लिख दिया है कि अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, ठीक है ना। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, और ये पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी नहीं करेगा। ये ट्रू होगा तो सभी के लिए होगा और फॉल्स होगा तो सभी के लिए फॉल्स होगा, ठीक है ना। जैसे बच्चों मैंने आपसे कह दिया कि दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये मेरे लिए भी ट्रू है, और अगर मैं वंश से पूछता हूं उसके लिए भी ट्रू है, और मैं अपने पिताजी से पूछता हूं तो उसके लिए भी ट्रू है। मैं किसी से भी पूछूं ये कहेगा यस। इसका मतलब दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका आंसर क्या है यस। और ये पर्सन टू पर्सन सभी के लिए इसका आंसर क्या होगा यस होगा, वेरी नहीं करेगा। इसलिए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अमूमन PQR से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अगर आपने थोड़ा सा भी एग्जाम में देखा होगा तो PQR को यूज करके वो लोग स्टेटमेंट बना ले जाते हैं। तो होपफुली आपने यहाँ तक लिख लिया होगा और मैंने आपको उतनी देर समझा दिया तो आपने समझ भी लिया होगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो बच्चों यहाँ पर अभी मैंने बताया कि व्हाट इज स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को समझने के लिए मैंने आपकी स्क्रीन पे सजा रखा है आपके, ताकि आपको एग्जाम्पल में कमी ना आए। स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल एक्सेप्टेबली स्टेटमेंट। क्या बता सकते हैं? गो एंड क्लोज द डोर, क्या ये स्टेटमेंट है? कहोगे सर ये कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। गो एंड क्लोज द डोर ये तो कोई नॉर्मल सा इंग्लिश का स्टेटमेंट हो गया, इसका आंसर कोई ट्रू और फॉल्स थोड़ा ना हो सकता। मतलब जाओ और दरवाजा बंद कर दो, मतलब या तो ये सबके लिए सत्य हो या सबके लिए असत्य हो, इसके लिए कहना काफी मुश्किल काम है। ये कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं हुआ, पहला वाला। दूसरा, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, वाह क्या मौसम है। देखो वाह क्या मौसम है, तो तुम कहोगे सर ये भी कोई जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। मान लो हमने कहा वाह क्या मौसम है, और पता पड़ा मेरे लिए तो अच्छा मौसम है लेकिन अदित के लिए मौसम तो खराब है, ठीक है ना। तो ये भी कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। तो बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट कोई इंग्लिश के स्टेटमेंट नहीं है, वो स्टेटमेंट है जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन क्या होगा सेम होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट्स को आप देख करके पहचानिए कि इसमें कौन सा आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो तुम कहोगे सर आंसर इज 4 और 5। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सर ये पर्सन टू पर्सन इसका आंसर फॉल्स होगा। तो फोर्थ वाला मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। एंड एंगल्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑल 60 डिग्री, ये भी सर पर्सन टू पर्सन आंसर इसका ट्रू होगा। और फिफ्थ वाला भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। लेकिन जो थर्ड वाला है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मान लो टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, क्या ये हर दिन सही होगा? क्या मैं अगर मान लेता हूं आज संडे है और कल अगर मैं पूछूं कल के दिन, तो कल के दिन क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? क्या परसों के दिन ये स्टेटमेंट सही होगा?
तुम कहोगे नहीं नो सर, सर। ये स्टेटमेंट तो सिर्फ एक स्पेसिफिक दिन ही ट्रू हो सकता है, बाकी दूसरे दिन जो है ये इसका आंसर बदल जाएगा, वो होगा फॉल्स। बच्चों ये बात समझने की कोशिश करिएगा, टुडे संडे को यूज करके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आप समझिए टुडे संडे का जो आंसर है वो एक दिन तो ट्रू हो सकता है लेकिन बाकी दिन फॉल्स हो सकता है। इसलिए मैंने कहा जब पर्सन टू पर्सन आंसर हमेशा सेम रहे, हर दिन सेम रहे, हर दिन ट्रू रहे, तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, या तो हर दिन फॉल्स रहे तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, अदरवाइज मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो सबको समझ में आ गया कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है? यस सर। ओके, ऋषि तुमको समझ में आया? यस सर। ओके, चलो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट की तरफ। अब ये नेगेशन का मतलब वो वाला नेगेशन नहीं है कि आप सोचो इंग्लिश का स्टेटमेंट है हम इसको डिनाई कर दे, मतलब नेगेशन में कन्वर्ट कर दे। कभी कभी आप नेगेशन में कन्वर्ट करोगे लेकिन आपका आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए नेगेशन को कैसे करेंगे मैथमेटिकली वो भी आप आगे देखने वाले हैं। लेकिन नेगेशन का मतलब देख लीजिए क्या है। द डिनाइल ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। द डिनाइल ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। यानी कि अगर आप किसी स्टेटमेंट को होने से ना होने में कन्वर्ट कर लेते हो उसी को कहते हैं स्टेटमेंट का नेगेशन। लेकिन ये क्या होता है, ये मैथमेटिकली कुछ और नजर आता है और वैसे इंग्लिश के स्टेटमेंट में कुछ और नजर आता है, इसलिए आपका कभी कभी आंसर मैच भी नहीं करेगा अगर आप इंग्लिश के स्टेटमेंट की तरह सोचोगे, लेकिन इसको मैथमेटिकली सोचोगे तो आपका आंसर हर बार मैच करेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने अभी आपको एक एग्जांपल छोटा सा बता देते हैं कि एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी। अगर हम इसका नेगेशन लेते हैं तो क्या होगा, एवरीवन इन इंडिया डज नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है, ये इसका नेगेशन हो गया। और बाकी जो लिखे हैं वो तरह तरह के वो भी नेगेशन है, लेकिन उसमें कोई आंसर हो भी सकता है कोई आंसर नहीं भी हो सकता है। अब नेगेशन का मतलब पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि नेगेशन का मतलब रिप्रेजेंट करेंगे आने वाली बातों से जो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन नेगेशन का मतलब क्या है कि इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लो होने से ना होने में, या ना होने से होने में कन्वर्ट कर लो, तो इसको कहते हैं नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब ट्रू का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स का नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। जीरो का नेगेशन क्या होगा, वन होगा। वन का नेगेशन क्या होगा, जीरो होगा। जीरो। समझ में आया? हाँ, और यस कुछ सर। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूर और बातों को समझते हैं। तो बच्चों आपने नेगेशन का मतलब लिख लिया होगा अब तक कॉपी में, और नेगेशन का मतलब कुछ नहीं, आपको सिर्फ करना है, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि कॉपी में सिर्फ आप हेडिंग डालेंगे नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, और ये जो बात लिखी है, ये जो बात लिखी है द डिनायल ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। उसको जरूर से कॉपी में पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए पहले, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलो तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। नेगेशन आप समझ चुके हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी आप समझ चुके हैं, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग PQR से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप समझ चुके हैं। और अब आगे आता है कंपाउंड स्टेटमेंट। बच्चों नाम से क्लियर है कि कंपाउंड, कंपाउंड मतलब दो चीजों से मिलकर के बना। कंपाउंड का मतलब दो चीजों से मिलकर के बना, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। यानी कंपाउंड स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। किससे कनेक्ट हो सकते हैं, या तो और से या तो एंड से। जब दो स्टेटमेंट आपस में जुड़े हों, और को यूज करके एंड को यूज करके, जिसको हम लोग कनेक्टिव्स कहते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है कंपाउंड स्टेटमेंट्स? अ स्टेटमेंट generated by combining one or more simple statements using connectives like or and etc are called compound statement। सभी बच्चों को कंपाउंड स्टेटमेंट पूरी तरीके से समझ में आने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख रखा है अनिल इज टॉल एंड थिन, तो ये कौन से दो स्टेटमेंट से मिलकर के बना होगा, अनिल इज टॉल, अनिल इज थिन। तो अनिल लंबा है, अनिल पतला है, तो हम ये दो स्टेटमेंट ना करके इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, दैट इज अनिल इज टॉल एंड थिन, कर सकते हैं। तो हमने क्या कनेक्टिव यूज किए, एंड, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाया। अगर मैं लिख दूं कैपिटल
ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली और 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों इन दोनों स्टेटमेंट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पहले वाले स्टेटमेंट में तो रिलेशन था, वो अनिल के लिए ही था, इसलिए मैंने एंड लगा दिया था, क्योंकि टॉल और थिन आपस में कनेक्टिव थे। लेकिन सेकंड वाले स्टेटमेंट में नई दिल्ली का 2 + 2 4 से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने इनको कनेक्ट करने के लिए क्या लगा दिया, और लगा दिया। बोलो समझ में आता है? Yes, sir. ओके। तो बच्चों दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया एंड 2 + 2 इज इक्वल टू 4, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने इनको कनेक्ट करने के लिए क्या जोड़ा है, और जोड़ा है। क्या जोड़ा है? और जोड़ा है। ठीक है, क्या जोड़ा है? और जोड़ा, और यहाँ जोड़ा है एंड। तो बच्चों साथ में कॉपी में भी लिखते रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक लैंग्वेज में है। बुक्स वगैरह में देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा लिखा हुआ है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स का मतलब दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ना है यूजिंग कनेक्टिव्स, और कनेक्टिव्स का नाम होता है और एंड। कनेक्टिव्स का क्या बच्चों नाम होता है? और एंड। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो तो आगे बच्चों हेडिंग है कनेक्टिव्स। सभी बच्चे आगे हेडिंग डालेंगे कनेक्टिव्स। तो कनेक्टिव्स का मतलब बच्चों भी हमने बताया था, इनको कैसे यूज करते हैं, एंड और से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंड और हाँ। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स तो आपने पढ़ी होगी, और फिजिक्स नहीं पढ़ी अभी तक किसी से, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो एंड गेट होता है बच्चों, एंड गेट को फिजिक्स में भी यूज करते हैं और गेट को भी फिजिक्स में यूज करते हैं। एंड गेट का सिंबल जो होता है, अगर आपको फिजिक्स अभी तक नहीं पढ़ाई किसी ने, तो एंड गेट सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। दिस इज अ सिंबल ऑफ एंड गेट। ठीक है, और अगर और गेट आपसे पूछा जाए तो बच्चों और गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है एंड और गेट। तो बच्चों ये सिंबल होते हैं एंड गेट का और गेट। तो एंड गेट अगर आप नहीं बनाना जानते तो ये देखिए मैंने आपको फिर से बनाकर दिखा दिया, ये दिस इज कॉल्ड एंड गेट। तो बच्चों एंड गेट के दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। वैसे ही और गेट के भी दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है एंड और गेट का। यदि हम लोग फिजिक्स से कंपेयर करते हैं तो हम लोग जल्दी समझ जाते हैं। तो एंड का मतलब क्या होता है बच्चों, और का क्या मतलब होता है वो भी समझ लीजिए। एंड और का मतलब क्लास 11 पे आपको सेट्स में भी पढ़ाया जाता है। और का मतलब होता है यूनियन, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये भी आपको पता होगा, पता है कि नहीं? तो yes, अगर sir. आप कहते हैं, हाँ यस बेटा, अगर आपने ए और बी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ए और बी दो इनपुट दिए और आपका आउटपुट आया ए इंटू बी, तो उसको हम लोग कहते हैं ये एंड गेट के लिए। किसके लिए गेट है? एंड गेट के लिए। और यदि आपने इनपुट दिया ए इंटू बी और आउटपुट आया आपका ए प्लस बी, तो ये कौन सा होता है? इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं और गेट का सिंबल। तो और गेट का सिंबल होता है वो ए प्लस बी से रिप्रेजेंट होता है, और एंड गेट का सिंबल ए इंटू बी से मल्टीप्लाई हो जाता है बल्कि। और एंड का मतलब बच्चों आप जानते हैं सेट्स में पढ़ाया जाता है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है यूनियन। लेकिन जब हम लोग बच्चों ये पढ़ते हैं ना मैथमेटिकल रीजनिंग, तो उसमें एंड का सिंबल हो जाता है ये, और का सिंबल हो जाता है ये। तो बच्चों बस आपको ये याद रखना है कि एंड का सिंबल यहाँ पे बदल जाता है। वैसे तो एंड का सिंबल आप इंटरसेक्शन से जानते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन को आप इस तरह से इस फॉर्म में बनाएंगे। इंटरसेक्शन जो आप बनाते थे उसको इस फॉर्म में बनाएंगे, और जो और होता था उसका सिंबल ऐसे होता था यूनियन के फॉर्म में, उसको अब आप ऐसे बनाएंगे। तो ये सिंबल्स होते हैं, ये आपको याद रखने होंगे, जो थोड़े से चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर आप इनकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहते हैं तो ये ट्रुथ टेबल आपके सामने बनी है, इसको हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं। ट्रुथ टेबल कहोगे सच्चाई की टेबल? हाँ बिल्कुल, सच्चाई की टेबल कहते हैं इसको, या ट्रुथ टेबल। जो
कैसे हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले देखिएगा, तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ये सारा काम फिजिक्स का ही है। तो देखिए, तो अगर आपने फिजिक्स अभी तक किसी से नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे समझ जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे ए और बी हमने लिखा, दो इनपुट है, और दो इनपुट को हम क्या दे सकते हैं, या तो हम 0 1 0 1 लिख देंगे, या तो 0 0 1 लिखेंगे। मतलब ये होता है कि ये आपके इनपुट फिक्स होते हैं, या तो एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, या 2 बार 0 2 बार 1। और मान लो अगर तीसरा इनपुट होता तो उसमें 4 बार 0 4 बार 1 होता। लेकिन यहाँ पे दो ही इनपुट है, तो दो इनपुट में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, वो दो इनपुट आपके हमेशा फिक्स होते हैं, 0 1 0 1 0 0 1 1। बस हमेशा ही ऐसे ही लिखते हैं जितनी भी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। समझ गए? अब एंड गेट का मतलब क्या होता है, कि एंड गेट का मतलब होता है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 इंटू 1 क्या होता है, 0 होता है। 1 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। कितनी आसान होगी। और गेट की ट्रुथ टेबल जरा ध्यान से देखो, जब और गेट की ट्रुथ टेबल देखोगे तो उसमें मिलेगा 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 प्लस 1 भी क्या होता है, 1 होता है ना। 1 प्लस 1 2 ना लिख देना, 1 प्लस 1 1 लिखते हैं, क्योंकि ये कौन से होते हैं, ये सब बाइनरी नंबर्स में यूज किए जाते हैं, 0 और 1। यहाँ पर बाइनरी नंबर। तो बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन होता है एंड का। ये देखो, मैंने आपके सामने एंड का रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। और अगर दो स्टेटमेंट्स को एंड कनेक्टिव यूज करके आपस में अटैच करना है तो हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज P एंड Q। क्या लिखा हुआ है, P एंड Q। दिस इज कॉल्ड P एंड Q। ठीक है। The compound statement is true if both P and Q are true simultaneously। तो अभी बच्चों हमने बताया था, उसको आप यूज कर सकते हैं 0 1 0 1, या जब 0 और 1 जो होता है उसको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स से रिप्लेस करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में 0 और 1 को हम लोग ट्रू और फॉल्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये याद रखिएगा। तो जहां पे 1 लिखा हो वो ट्रू हो जाता है, जहां पे 0 लिखा है वो फॉल्स हो जाता है। तो अब आप करके देख लो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि आप अगर एक्चुअल मैथमेटिकल रीजनिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रू इंटू ट्रू ट्रू, ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स इंटू ट्रू फॉल्स, फॉल्स इंटू फॉल्स फॉल्स, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ट्रू तभी होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। ओके, तो ट्रुथ टेबल को बना लीजिए, दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट, ये आपके सामने बना हुआ है। और जब आप फिजिक्स में जाओगे तो एंड गेट का एक्सप्रेशन भी होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, जो मैंने अभी आपको समझाया। दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है इसका, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है A इंटू बी। या अब आप उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे तो आप लिखेंगे A एंड B। ये फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखा जाता है ऐसे, और ये मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा जाता है ऐसे। तो ये तरीका होता है, इसको हम लोग कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। बगल में टेबल बनी है, उस टेबल को हम लोग कहते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मतलब सच बोलते बोलते फांसी पे जो लोग लटक गए, ये उनके हिसाब से ट्रुथ टेबल बनाई गई। ठीक है, यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं। और तो बच्चों, और की भी ट्रुथ टेबल आप समझ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि और का मतलब यूनियन होता है, और यूनियन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड ए और बी। क्या होता है, ए और बी। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं पी और क्यू, पी और क्यू।
जैसे बच्चों इसके पहले वाले में दोनों में से दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर यहाँ पे ट्रू आएगा, लेकिन यहाँ वाले में बच्चों क्या है, यहाँ वाले में दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, समझो हमारी बात, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, the compound statement is true if at least one p or q is true। अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए या दोनों ट्रू हो जाए तो रिजल्ट इसका फॉल्स आएगा। और इसको आप 0 और 1 से भी समझ सकते हो। 1 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 0 + 0 0 होता है। तो उसकी फिजिक्स के हिसाब से एक्सप्रेशन होता है बुलियन एक्सप्रेशन a + b, और मैथ्स के हिसाब से बुलियन एक्सप्रेशन होगा आपका a यूनियन b। ये मैथ्स के हिसाब से, ये फिजिक्स के हिसाब से। और इसका आप सिंबल जानते ही हैं, ये ऑर गेट का सिंबल होता है। ऑर गेट का सिंबल सभी बच्चों को पता होगा, दिस इज सिंबल ऑफ ऑर गेट, सिंबल ऑफ ऑर गेट। नहीं जानते बनाना तो आप बना लीजिए, दिस इज सिंबल ऑफ ऑर गेट। तो बच्चों अब आपने देख लिया कनेक्टिव्स, और कनेक्टिव्स को यूज करके जो ट्रुथ टेबल बनाई गई है उसकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, आइए भाई इम्प्लीकेशन को समझने के लिए हम एक बेहतर एग्जांपल लेते हैं, तभी हम लोग समझ पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म इफ P देन Q, यानी अगर P होगा तभी Q होगा, उसको हम लोग कहते हैं P इम्प्लीकेशन Q। इफ P देन Q का मैथमेटिकल मतलब होता है, P इम्प्लीकेशन Q का मैथमेटिकल मतलब होता है इफ P देन Q, इफ P देन Q। तो बच्चों इसके लिए एक एग्जांपल आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए और उसकी ट्रुथ टेबल याद कर लीजिए। इसकी ट्रुथ टेबल होती है TFTT। क्या होती है? TFTT, 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 TFTT। याद कर लो, बहुत जगह फंसने वाले हो। जिस तरह से तुमने अभी देखा और गेट की, एंड गेट की ट्रुथ टेबल तुम समझ गए, उसी तरीके से इम्प्लीकेशन की भी ट्रुथ टेबल होती है। कैसे बनी वो अभी हम बताते हैं, लेकिन पहले P और Q समझ लो, क्योंकि वो हर जगह फिक्स है। P और Q नहीं बदल रहे, ध्यान से देखो, P और Q हर जगह फिक्स है, वो नहीं बदल रहे। सबसे पहले आप P लिखा करो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर Q लिख दिया करो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हर जगह फिक्स होता है। अब स्टार्ट करते हैं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट का बहाना लेकर के। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, इसका एक एग्जांपल, जरा एग्जांपल लिखा है इसमें बच्चों, अगर आप कार, देखो क्या लिखा है, इफ यू ड्राइव एट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर देन यू गेट अ फाइन। ये दो स्टेटमेंट्स है, लेकिन उनको जोड़ने के लिए एंड और का यूज नहीं किया गया है, इनको जोड़ने के लिए देन यूज किया गया है, इसलिए हम इसको इम्प्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, लिखा है यदि आप कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो गई तो आपके ऊपर फाइन पड़ेगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसको मान लो P, और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको मान लो Q। तो बताओ अगर P ट्रू हुआ, यानी कि आपने कार चला ली 80 की स्पीड से ज्यादा, तो फाइन पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, यानी Q भी ट्रू होगा। ठीक है, अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है तो रिजल्ट भी ट्रू होगा, क्योंकि अगर आपने स्पीड ज्यादा कर दी, फाइन पड़ गया है, तो उसका मतलब यस एग्जैक्टली फाइन पड़ा होगा, दैट मींस P इंप्लाइज Q भी ट्रू होगा। फिर से देखो, अगर P ट्रू है यानी आपने गाड़ी चला ली 80 की स्पीड से ज्यादा, लेकिन आप पे फाइन नहीं पड़ा, लेकिन आपने फाइन नहीं पड़ा, तो ये तो स्टेटमेंट सरासर क्या होगा, फॉल्स होगा। आपने गाड़ी चला भी ली थी स्पीड ज्यादा और फाइन भी नहीं पड़ा, तो उसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। समझ में आया? यस सर। तीसरा देखो, तीसरी रो देखो, आपने गाड़ी जो है 80 की स्पीड से चला भी ली ज्यादा, नहीं 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 नहीं, तीसरे वाले में P में फॉल्स लिखा हुआ है, यानी आपने गाड़ी 80 की स्पीड से नहीं चलाई तो भी फाइन पड़ गया, क्योंकि Q ट्रू है, P फॉल्स है, Q ट्रू है, और तो भी रिजल्ट ट्रू हो गया। ये कैसे पॉसिबल?
80 की स्पीड से गाड़ी नहीं चलाई, क्या फाइन पड़ सकता है? तब भी बिल्कुल पड़ सकता है। क्यों नहीं पड़ सकता है? क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं कि फाइन जो है 80 की स्पीड से ज्यादा भी पड़ेगा। हो सकता है उसने गाड़ी से किसी को टक्कर मार दी, हो सकता है उसने सिग्नल ब्रेक कर दिया। तो जो थर्ड वाला रो है वो स्पेशल केस होता है, वहां पे फाइन पड़ सकता है। इसलिए उस स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू मानते हैं कि आपने अगर गाड़ी 80 की स्पीड से नहीं चलाई है तो भी फाइन पड़ सकता है। ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है उसने कोई और लॉ तोड़ा हो, तभी वो फाइन पड़ा है, तभी वो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। चौथा वाला देखिए लाइन लिखा है, इफ यू ड्राइव एट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पी इसमें क्या किया गया? फॉल्स, यानी गाड़ी 80 की स्पीड से चलाई ही नहीं तो फाइन भी नहीं पड़ा। अच्छा, यानी पी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, तो स्पीड से नहीं चलाओगे तो फाइन भी नहीं पड़ेगा। तो ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू हुआ। तो इस तरह से आप एक एग्जाम्पल सेट करके अपने दिमाग में बना सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल याद ना कर पाओ तो आप इसकी ट्रुथ टेबल डायरेक्ट याद कर लो, TFTT। चलो मेरे साथ बोलो सभी बच्चे, TFTT। TFTT 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 TFTT। ये इतनी जगह यूज होगा कि आप देख देख के हैरान हो जाओगे कि यार ये इतनी जगह इतने सारे क्वेश्चंस में चल रहा है। TFTT TFTT TFTT, बस हो गया। अब याद रखोगे, और याद नहीं रख पाओगे तो भैया इसके लिए फिर तुमको पूरी एग्जाम्पल बना करके ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एंड और ऑर की तरह नहीं है कि आपने तुरंत किया कि 0 + 0 0, 1 + 0 1, वैसे नहीं है। तो जब कनेक्टिव आपके देन से रिप्लेस हो जाएंगे तो वहां पर होता है इम्प्लीकेशन, दैट इज P implies Q, जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी ट्रुथ टेबल होती है TFTT TFTT। आइए, तो बच्चों जो P होता है उसको हम सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं, और जो Q होता है ओके बच्चों, तो हमने आपको भी कंडीशन बता दी कि P का मतलब होता है सफिशिएंट, का मतलब होता है नेसेसरी। ये आपको ध्यान देना होगा। अब बच्चों आपको नेक्स्ट हेडिंग मैंने डालने को कहा है, दिस इज कॉल्ड बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का मतलब जो दोनों तरफ से इम्प्लीकेशन को फॉलो करे। कहने का मतलब बाई कंडीशनल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ बाई कंडीशनल, दिस इज द सिंबल ऑफ बाई कंडीशनल। और अगर आप इसको मैथमेटिकली और समझना चाहें तो इसका मतलब होता है कि ये P implies Q एंड Q implies P, इन दोनों से मिलकर के बना है। और एंड को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? एंड को आप रिप्लेस कर सकते हो P implies Q, और एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का साइन होता है Q implies P। तो ये बच्चों बाई कंडीशनल का मतलब होता है, दिस इज कॉल्ड बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल यानी कि स्टेटमेंट आपका दोनों तरफ से होगा। और बाई कंडीशनल को हम लोग हिंदी में कहते हैं P if and only if Q। इस तरह से वहां पे देन नहीं आता, देन का मतलब आता है तो इम्प्लीकेशन होता है। लेकिन अगर देन हटाकर लिख दिया जाए if and only if and only if, यानी कि P और Q दो स्टेटमेंट्स होंगे, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में डाला जाएगा if and only if, तो वो कहलाएंगे बाई कंडीशनल। क्या कहलाएंगे? बाई कंडीशनल। जैसे देखो आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ, अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल if and only if all the angles are equal, है ना सही? और उसको पलट दो तो कैसे बनेगा? if all the angles of a triangle are equal, if and only if the triangle is equilateral। देखो दोनों तरफ से ट्रू है, इधर से भी इधर से भी, उसको हम लोग कहते हैं बाई कंडीशन। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट जो कहलाते हैं वो बाई कंडीशनल कहलाते हैं। आपने देखा एंड को यूज करते हैं तो क्या होता है, और को यूज करते हैं तो क्या यूज होता है, देन को यूज करते हैं तो इम्प्लीकेशन यूज होता है, साइन। और बाई का मतलब दोनों तरफ से होगा। इसका मतलब P implies Q भी होगा एंड Q implies P भी होगा, उसको कहते हैं बाई कंडीशनल। और इनको आपस में जोड़ने के लिए
P और Q यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स होंगे, तो उनको जोड़ने के लिए आप बीच में क्या डालेंगे, इफ एंड ओनली इफ। तो बच्चों लिख लिया कॉपी में? तो बाई कंडीशनल को स्टेटमेंट्स जो होंगे वो आपस में किससे जुड़े होंगे, इफ एंड ओनली इफ। हाँ बच्चों लिख लिया? यस सर। आदित्य लिख लिया बेटा? यस सर। ओके, ऋषि लिख लिया? यस सर। अच्छा, ऋषि की आवाज नहीं आ रही। यस सर, लिख लिया। अच्छा अच्छा ठीक है, हमको लगा तुम्हारा माइक पहले की तरह खराब हो गया, जैसे पहले नहीं खराब हुआ। चलो ठीक, ओके। तो बच्चों बाई कंडीशनल का मतलब आप समझ गए होंगे कि बाई कंडीशनल का मतलब क्या है। इसको मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, समझ जाओ। ये सिंबल होता है बाई कंडीशनल का, और इसका असली में मतलब ये होता है कि ये P इंप्लाइज Q, ठीक है, एंड Q इंप्लाइज P, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए बीच में इफ एंड ओनली इफ का यूज करते हैं। तो बच्चों तुम्हारे सामने बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल आने जा रही है। रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए। तो बच्चों अब आप देख लो, यहाँ पर आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए तकलीफ को समझने की कोशिश करना। आइए आइए, सबसे पहले देखिए आपके सामने क्या लिखा है, इसकी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल को देख करके समझ जाइए क्या होने वाला है। ये है ट्रुथ टेबल आपकी। तो तुम कहोगे सर इसकी ट्रुथ टेबल बनाना तो बहुत आसान। हमने कहा कैसे? कहोगे सर हम P इंप्लाइज Q की ट्रुथ टेबल जानते हैं कि अगर हम P इंप्लाइज Q की ट्रुथ टेबल बना लेंगे तो हम Q इंप्लाइज P की भी ट्रुथ टेबल बना लेंगे, क्योंकि हम P इंप्लाइज Q जानते हैं, Q इंप्लाइज P बना लेंगे। और बनाने के बाद सर हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एंड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एंड ले लेंगे। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों देखो, P इंप्लाइज Q की तरफ जरा ध्यान दो, P इंप्लाइज Q वाले कॉलम की तरफ ध्यान दो, और Q इंप्लाइज P वाले कॉलम की तरफ ध्यान दो। तो आप ट्रू को अपने मन में 1 की तरह ट्रीट कर लिया करो और फॉल्स को 0 की तरह ट्रीट कर लिया करो, तो आपको बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल तुरंत याद हो जाएगी। देखो 1 into 1 मतलब ट्रू इंटू ट्रू ट्रू, फॉल्स इंटू ट्रू फॉल्स, ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स, ट्रू इंटू ट्रू ट्रू। क्योंकि आप क्या करोगे, आप P इंप्लाइज Q का एंड ले रहे हो। एंड का मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे? Q इंप्लाइज P से। तो एंड में क्या होता है, सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर लेते हो। और P इंप्लाइज Q आप बनाना जानते हो, कैसे बताया था? हमने बताया था TF TT TF। लेकिन क्या Q इंप्लाइज P बना पाओगे? क्या Q इंप्लाइज P बना पाओगे? बिल्कुल बना पाओगे। P इंप्लाइज Q कैसे बना था? जब दोनों ट्रू थे तो ट्रू था, तो Q इंप्लाइज P में, इसमें भी दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। फिर देखो P इंप्लाइज Q में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स है। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स है। ध्यान दो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है। जरा देखो Q इंप्लाइज P की ट्रुथ टेबल समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो तुमको मैं बताना सिखाऊं। Q इंप्लाइज P की ट्रुथ टेबल जरा देखो, यानी आपको पहले Q देखना है और फिर P देखना है, लाइक दैट। उल्टा करना है। उसमें यस सर, आ TFTT गई। ऊपर, उसमें TFTT ऊपर होगा, इसमें TFTT नीचे से चालू होगा, क्योंकि पलट गया ना Q इंप्लाइज P। उसको रिवर्स कर दो, भले ऐसे भी समझ सकते हो। TFTT तो अभी रटवाया था, लेकिन अगर वो P इंप्लाइज Q के लिए तो Q इंप्लाइज P के लिए उसको पलट दो, मतलब वो ऊपर से नीचे है तो उसको नीचे से ऊपर कर दो। तो TFTT आपको यहां से भी नजर आएगा, लाइक दैट। और अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो आपके पास जो एग्जाम्पल था उससे सोच के देख लो कि Q क्या था P क्या था, उससे सोच लो, आपको याद आ जाएगा।
बोलो भाई, ये बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल है। बाई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल अब आपको याद रखनी होगी। आपने इम्प्लीकेशन की ट्रुथ टेबल याद कर रखी है, टी एफ टी 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 एफ टी टी। और ये फॉल्स कब होता है? ये फॉल्स सिर्फ एक ही जगह होता है, जब P इंप्लाइज Q में Q फॉल्स हो। जब P इंप्लाइज Q में Q फॉल्स होता है, या ऐसे समझ लो यार, याद कर लो, टी एफ टी टी। और अगर Q इंप्लाइज P कहोगे तो पलट जाएगा, नीचे से कर लो, नीचे से कर लेना, टी एफ टी टी। देखो नीचे से कर दें, ये देखो नीचे से, टी एफ टी टी। तो भाई, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना जानते ही, टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी। याद कर लो भैया, परेशान हो जाओगे। ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल को एग्जाम में यूज करना पड़ता है बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ, लंबी रेस लगानी पड़ती है घोड़े की तरह। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर, ट्रुथ यस टेबल सर। बन गई, ट्रुथ टेबल बन गई सभी की। और अगर आप ट्रुथ Yes. टेबल नहीं बना पा रहे हो तो आप इसमें ये 1 1 1 हटा दो, इससे थोड़ा साफ कर देते हैं, सफाई कर लो ये थोड़ा। सिर्फ आप टी एफ लिखो तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। ज्यादा लिख रहे हो तो समझ में आएगा। यस बेटा बताइए, बताओ भाई, आगे समझ में? यस सर। Yes, sir. टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी एफ एफ टी, 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 टी एफ टी टी, टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी, टी एफ टी टी। तो टी एफ टी टी किसका है? एप्लीकेशन का। और टी एफ एफ टी किसका है? बाई कंडीशनल का। चलिए अब बच्चों आ जाओ इसकी एलजेब्रा के ऊपर। आइए एलजेब्रा, आइए एलजेब्रा। एलजेब्रा को यूज करते हैं। पहला लॉ क्या होता है? पहले लॉ को कहते हैं आइडियम पोटेंट लॉ। पहला लॉ होता है आइडियम पोटेंट लॉ। आइडियम पोटेंट लॉ बिल्कुल मैथ्स की तरह है, क्लास 11 सेट्स वाला था। तो वंश बताओगे, अगर हम ए का ए से यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? सेट ए का सेट ए से यूनियन लेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो तुम कहोगे सर सेट ए ही आएगा, है ना? Yes, sir. ए में मान लो एलिमेंट, ए में एलिमेंट मान लो 1 2 3 4 है, और दूसरे ए, वो तो नाम भी उसका ए, उसमें भी एलिमेंट 1 2 3 4 होंगे। तो अगर यूनियन लोगे ए का ए से, क्या आएगा? 1 2 3 4 ही तो आएगा। बताओ भाई। Yes, sir. तो ये तो कोई लॉ हुआ नहीं, ये तो फर्जी की चीज लिखी हुई है भैया। ए का ए से इंटरसेक्शन लोगे तो भी ए ही तो आएगा, है ना? तो ये कोई लॉ तो हुआ नहीं, ये तो फर्जी काम लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में यूज किया जाता है कि P और P, P होगा, P और P होगा, P एंड P होगा। और इसको आप ट्रुथ टेबल से भी चेक कर सकते हो, ट्रुथ टेबल बना लो, उससे भी तुमको समझ में आ जाएगा। P आप जानते हो, P की वैल्यू प्लेस कर दो, एक बार और ले लो, एक बार एंड ले लो, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, इस लॉ का नाम होता है, इस लॉ को कहते हैं आइडियम पोटेंट लॉ, जिसको आप यूज नहीं कर पाएंगे सही टाइम पे, इसलिए यूज करने के लिए पहचान लीजिए, इसको हम लोग आइडियम पोटेंट लॉ के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड आइडियम पोटेंट लॉ। आइडियम पोटेंट लॉ, आइडियम पोटेंट लॉ। कर लोगे, कर लोगे। टी इंटू टी, टी, टी इंटू टी, टी इंटू टी, टी, टी इंटू टी, टी, एफ इंटू एफ, एफ, एफ इंटू एफ, एफ,
ठीक है, जो P एंड Q है और P और Q है उनका जो आउटकम्स है वो P के ही बराबर है। आप चेक कर लो, ट्रुथ टेबल बना के भी चेक कर सकते हो। चेक कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। पहला लॉ आइडियम पोटेंट लॉ। दूसरा लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ उसको तो आपने यूज भी किया है, किसमें? सेट्स में, मैट्रिसेस में यूज करते हो ना कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव क्या लॉ होता है? कहते हो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। A एंड B इज इक्वल टू B एंड A, या A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। तो इसको मैंने फिजिक्स की लैंग्वेज में भी लिख रखा है, सेट्स की लैंग्वेज में भी लिख रखा है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, आपने अगर कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ सेट्स की बारी होती है तो हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जब दो से ज्यादा सेट्स हो जाते हैं तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ट्रू फॉर मोर देन वन और टू स्टेटमेंट। जैसे अगर दो स्टेटमेंट होते हैं तो हम लोग कॉम्यूटेटिव यूज करते हैं, लेकिन दो से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो वहां पे एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं। दैट मींस P और Q और R का रिजल्ट जो होगा, किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वो आपके सामने। अगर आप उसको कम समझ पाते हैं तो आप उसको यूनियन और इंटरसेक्शन से भी समझ सकते हैं, एक ही बात है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है? दिस इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो बच्चों ये ऑपरेटर की तरह ट्रीट होता है। तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है A यूनियन B। ठीक है, अब साइन ये वाला आएगा बीच में, इंटरसेक्शन A यूनियन C, लाइक दैट। और अगर मान लो A इंटरसेक्शन B यूनियन C हो जाता है तो ये एक ऑपरेटर की तरह ट्रीट करेगा, तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, फिर बीच में साइन ये वाला आएगा, यूनियन A इंटरसेक्शन C। इस तरह से लिखते हैं। तो ये बात आपको समझना चाहिए। अब बच्चों जहां जहां तुम्हारे पास यूनियन है, यूनियन का सिंबल ऐसे कर दो, ठीक है, और जहां जहां आपके पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसे कर दो, तो आपके पास मैथमेटिकल लॉ बन जाएंगे। तो बच्चों अगला लॉ है आपके सामने आइडेंटिटी लॉ। और अगर आप भूल जाते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही काम है, आप ट्रुथ टेबल बना लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा। जैसे कि P का और ले लीजिए, मतलब P और F। तो ये देखिए बच्चों, ये P लिखा है, ये F लिखा है। अगर ट्रुथ टेबल बनाओगे तो F की ट्रुथ टेबल में तो F ही F होगा, क्योंकि वो तो हमेशा ही फॉल्स होगा। और P क्या हो सकता है? वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी ले सकता है। तो अगर आप इसका और लोगे, और का मतलब समझते हो ना, एडिशन। मतलब अगर नहीं समझते हो तो ट्रू की जगह 1 लिख दो, F की जगह 0 लिख दो, ऐसे भी समझ सकते हो। तो 1 प्लस 0 क्या होगा? 1 होगा, ट्रू होगा। 0 प्लस 0 यानी कि 0 होगा, यानी कि फॉल्स। तो आप ध्यान से देखो कि P का मैंने और लिया F के साथ, तो वो किसके बराबर आ रहा है? P के बराबर आ रहा है। चेक करो, P के बराबर आ रहा है। P का और लिया F के साथ, वो इटसेल्फ P के बराबर आ रहा है। इसलिए हमने लिखा है कि P का अगर फॉल्स के साथ और लेते हैं तो वो P हो जाता है। तो बच्चों मैंने लिख दिया है, P और फॉल्स लोगे तो P आ जाएगा, P और ट्रू लोगे तो ट्रू आ जाएगा, और P एंड फॉल्स लोगे तो फॉल्स आ जाएगा, और P एंड ट्रू लोगे तो P आ जाएगा। तो ये आप इसको वैसे बना के भी चेक कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल वही निकल करके आएगा। लेकिन अभी आप इसको फिलहाल लिख लीजिए कि P और F, P और ट्रू, ट्री एंड F,
P and true P. कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप जानते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा सेट्स में A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसको कौन सा कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसको हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसको हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। और बच्चों अगर हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखते हैं तो पता है क्या होता है? इसको ऐसे लिखते हैं A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यहाँ पर नेगेशन की तरह दिखाई देता है। जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यहाँ पे नेगेशन की तरह दिखाई देता है। तो वो ये होता है निगेशन ऑफ A इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ B। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निगेशन का काम करता है। और अगर पूरी तरीके से कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा A और B इज इक्वल टू निगेशन ऑफ A एंड निगेशन ऑफ B। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए जो मैंने अभी लिखी। और कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब क्या हुआ कि आपने लिखा P और नॉट P। दैट मींस P हो भी सकता है या P नहीं भी हो सकता है। तो ये तो ट्रू हो सकता है, होए चाहे ना हो, वो तो दोनों में से कोई हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। और P हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये फॉल्स हो गया। ऐसी तो कोई चीज होती ही नहीं कि जो हो भी रही हो और नहीं भी हो रही हो, दोनों एक साथ जुड़ी हुई हो, तो फॉल्स होगा। लेकिन P हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो तो सही बात है भाई, ट्रू हो सकता है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे यहां पर इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी निगेशन का निगेशन ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वापस ट्रू हो जाएगा। नहीं समझे? अगर निगेशन का निगेशन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वापस वही स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है भाई, आपने सेट ए लिखा, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा और आपने कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो वही तो आता है। तो वही है कि निगेशन ए का आपने फिर से निगेशन ले लिया तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो वैसे ही निगेशन पी का फिर से निगेशन ले लेंगे तो पी आ जाएगा। ट्रू का निगेशन क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स का निगेशन क्या होगा? ट्रू होगा। इसको हम लोग इन्वॉल्यूशन लॉ के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आप लोग को सभी अपनी कॉपी में अभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सभी को नजर आ रहा होगा। दिस इज अ मैन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर a boat speeding towards the tower from a certain point A with a uniform speed. At that point, the angle of depression of the boat with the man eye is 30 degrees. After sailing 20 seconds towards the base of the tower, the boat has reached a point P where the angle of depression is 45 degrees. Then total time by the boat P to reach the base of the tower. ये क्लास 10th का क्वेश्चन है बच्चों, आपको अपने आप से करना है। और अगर थोड़ी सॉल्यूशन की हिंट चाहिए तो सॉल्यूशन आपके सामने है, करना स्टार्ट करिए।